welcome to my YouTube channel. Friends, today we will discuss about the next topic of chemical kinetic of class +2 and the topic is integrated rate equation. वैसे तो स्टूडेंट हम integrated rate equation जीरो ऑर्डर के लिए और फर्स्ट ऑर्डर के लिए दोनों आपके सिलेबस में है, ठीक है, वो दोनों फाइंड आउट करेंगे। इससे पहले हम जीरो ऑर्डर के जो है यूनिट्स जो है वो निकालने सीख चुके हैं, जीरो ऑर्डर के, फर्स्ट ऑर्डर के, सेकंड ऑर्डर के और nth ऑर्डर के भी मैंने आपको सिखा दिए थे। तो अब हम उनके डिफरेंशिएटेड रेट इक्वेशन करके देखेंगे, यानी कि इनकी इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन जो है फाइंड आउट करेंगे अब हम, ठीक है। तो स्टूडेंट्स उसके लिए देखो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि डिफरेंशिएटेड रेट इक्वेशन होती क्या है, ठीक है। तो उसके लिए मैं सपोज एक इक्वेशन ले रही हूँ। सपोज मेरे पास रिएक्टेंट है ए बी बी इज कॉस टू सी सी एंड डी डी, ठीक है। ये हमारे पास जो है वो रेट इक्वेशन है, ठीक है। तो इसका रेट क्या होगा वो पता होना चाहिए आपको, ठीक है। जो इसका रेट है वो क्या हो सकता है आपका कंसंट्रेशन ऑफ ये पूरा, ठीक है। इस पूरी रिएक्शन को मैं रिएक्टेंट लिख रही हूँ, ठीक है। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिवाइडेड विद रिस्पेक्ट टू dt, ठीक है, ये हमने पढ़ा हुआ है। तो या फिर हम इसका रेट दूसरी टाइप से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। किस तरह से? k ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ दिस एंड कंसंट्रेशन ऑफ दिस, है ना। तो ये दोनों इसकी जो इक्वेशंस बनी ना स्टूडेंट्स, ठीक है, तो ये पूरी इक्वेशंस हम बोलते हैं डिफरेंशिएटेड रेट इक्वेशन, ठीक है। तो अब हम चलते हैं जीरो ऑर्डर के लिए इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन निकालेंगे। इससे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो स्टूडेंट देखो, इसको साथ साथ मेरे नोट कीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट ये। वैसे मैंने इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दे दिया आपको पीडीएफ के लिए। तो देखो आप इसको बड़े अच्छे से समझना। देखो जीरो ऑर्डर के लिए हमें निकालना है इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। जीरो ऑर्डर के लिए इसका मतलब ये है कि n इज इक्वल टू जो होगा वो क्या होगा, हमारा जीरो होगा, है ना। n इज इक्वल टू क्या होगा, जीरो। तो मैंने जो इक्वेशन ले ली, मैंने ये इक्वेशन ले ली, देखो a गोज टू b यानी रिएक्टेंट गोज टू प्रोडक्ट, ठीक है। अब इस इक्वेशन में अगर मैं t इज इक्वल टू जीरो रखती हूँ तो कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, जीरो, है ना। अगर मैं t को जीरो रखती हूँ यानी कि टाइम को जीरो रखती हूँ, जो इनिशियल पॉइंट है मेरा, तो आपकी कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, जीरो, और रिएक्टेंट तो कुछ होगा ही नहीं यानी कि जीरो। अगर मैं t इज इक्वल टू टी टाइम पे देखती हूँ तो मैं सपोज कर देती हूँ इसकी कंसंट्रेशन बन जाती है ct, इसकी कंसंट्रेशन मैं सपोज कर लेती हूँ bt, ठीक है, पहले भी कर चुके हम। अब देखो इसकी डिफरेंशिएट रेट इक्वेशन जो अभी लिखी थी हमने, डिफरेंशिएट रेट इक्वेशन वो क्या बनेगी, अभी लिखी थी हमने, क्या रेट इक्वेशन बनेगी, माइनस ऑफ डी सी, सी क्या है ये वाला कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू dt, है ना। इसको ऐसे बोल सकते हैं, यानी कि इसकी यहाँ a लिख लो, कंसंट्रेशन लिख लो, एक ही बात है, ठीक है। बुक में आपके da दे रखा है तो कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, एक ही बात है। तो यहाँ तो इसको मैं इस तरह से लिख सकती हूँ, इक्वेशन 1 बन जाएगी मेरी ये। यहाँ अभी बताया था मैंने आपको, यहाँ रेट इक्वेशन हम इस तरह से भी तो लिख सकते हैं, इसको r से डिफाइन करते हैं, r इज इक्वल टू, तो ये इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं k ऑफ, ठीक है, k ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ a, अभी लिखी थी हमने ये भी रेट इक्वेशन, है ना। तो कंसंट्रेशन ऑफ a, ठीक है, पावर जीरो, क्योंकि ये जीरो ऑर्डर के लिए है, ठीक है। कंसंट्रेशन लिखना हो यहाँ कंसंट्रेशन लिख दो, ठीक है, a लिखना हो a लिख दो, आपकी मर्जी, आप जो मर्जी यहाँ पर जो है वो लिख सकते हो, ठीक है। कंसंट्रेशन, तो मैं यहाँ पे कंसंट्रेशन सी लेके चल रही हूँ, तो मैंने यहाँ पर भी सी लिख लिया। कई बुक्स में ए है तो आप ए लिख सकते हो, ठीक है। तो अब देखो, अब कंसंट्रेशन ऑफ सी की पावर जीरो, जीरो का मतलब है कि जीरो ऑर्डर है, ठीक है। तो जीरो ऑर्डर है ये, तो यहाँ पर आपको पता है किसी भी नंबर की पावर जीरो इज इक्वल टू 1 होती है। तो यहाँ पे मैंने ये देखा कि r इज इक्वल टू k के इक्वल आ गया जब ये 1 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर रेट k के इक्वल आया और यहाँ पर रेट इसके इक्वल आया। तो मैंने अब क्या करना है, इन दोनों इक्वेशंस को मैं इक्वेट कर दूंगी, ठीक है। इक्वेट करने पे मुझे पता लग जाएगा कि जो ये k है ना, ये k ये माइनस ऑफ डी सी बाय डी टी के इक्वल आ गया, ठीक है। तो देखो इक्वेट किया मैंने, इक्वेट 1 एंड 2, फर्स्ट और 2 को इक्वेट करने पे मैंने क्या देखा, माइनस ऑफ डी सी डिवाइडेड बाय डी टी इज इक्वल टू क्या आया, k के इक्वल आ गया, ठीक है। अब इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन करनी है हमने, तो हम इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, ठीक है। इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। टाइम के अकॉर्डिंग इसका जो है वो इंटीग्रेशन कर देंगे। तो डी सी बाई डी टी इज गोज टू के, साथ में यहाँ पर आएगा आपका, किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हो, डी टी के रिस्पेक्ट में, ठीक है, k ऑफ डी टी। तो स्टूडेंट ये सारी सबको पता है कि जो इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव होता है वो एक दूसरे से क्या होते हैं,
अपोजिट, यानी कि वो कैंसिल हो सकते हैं। वैसे यहाँ पर एक फॉर्मूला भी नोट कर लो, जैसे मान लो कि आप dx का विद रिस्पेक्ट टू कर रहे हो x के रिस्पेक्ट में किसी वन नंबर का, तो देखो यहाँ लिमिट जो होती है x1 x2, लिमिट कैसे होती है, ये देखो इंटीग्रेशन करने के बाद ये x आया तो लिमिट पुट होती है, तो ये डिफरेंशिएट कर दिया स्टूडेंट। ठीक है, तो देखो ये आपस में कैंसिल हो गया हमारा dt, तो देखो यहाँ पर रहेगा क्या, d ऑफ c, ये c यहाँ ब्रैकेट में नहीं लिखा था मैंने, यहाँ लिख देना। ठीक है, इज इक्वल टू k ऑफ dt। अब यहाँ पर हमने सिर्फ इसका जो है डिफरेंशिएट करना है और इधर से इसका डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, किसी भी कांस्टेंट टर्म का, ये कंसंट्रेशन है, यहाँ पे माइनस भी था स्टूडेंट। तो देखो अब लिमिट भी तो पुट करनी पड़ेगी हमें, तो लिमिट के लिए हम चलते हैं यहाँ पे, इनिशियल लिमिट क्या थी, c नोट, तो यहाँ पर कंसंट्रेशन के रिस्पेक्ट में c नोट आ गई, तो फाइनल क्या थी, ct, तो यहाँ पर मैंने ct लिख दी। और ये टाइम के लिए जो थी 0 से t था, टाइम भी तो है ना यहाँ पे 0 से t, तो यहाँ लिमिट इसकी पुट कर दी 0 से t। ठीक है, तो आगे देखो यहाँ कर देती हूँ मैं, तो हमारे पास अब ओवरऑल क्या आया, d ऑफ c बाय में, सॉरी सिर्फ यही था। ठीक है, और यहाँ पे लिमिट क्या थी, c नोट, ये ct इज इक्वल टू k ऑफ dt, और यहाँ पर लिमिट t इज इक्वल टू, सॉरी सिंपल लिख देते हैं 0 से t। ठीक है, तो स्टूडेंट इसको सोल्व करेंगे जरा, देखो इंटीग्रेशन के बाद, तो ये क्या आएगा, c, और लिमिट हम एज इट इज लिख देते हैं, क्या क्या लिमिट आया, c नोट से लेके ct तक। ठीक है, दैट इज इक्वल टू, अगर k का dt के रिस्पेक्ट में जब हम करेंगे तो k कांस्टेंट हमें बाहर आ जाएगी, t के रिस्पेक्ट में 1 करेंगे, अभी मैंने बताया आपको, तो क्या आ जाएगा t, अगर x के रिस्पेक्ट में करते तो x, तो ये 0 से t लिमिट है। अब आगे आपको लिमिट पुट तो करनी आती होगी स्टूडेंट, क्या होती है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो यानी कि ये c की जगह हम क्या पुट करेंगे, ct यानी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट यानी कि c नोट। इसी तरह से इस साइड k, ठीक है, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे, अपर लिमिट क्या है t और लोअर लिमिट क्या है 0। ठीक है, तो ये हमने पुट कर दी। ठीक है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो अब देखो ये मेरे पास जो है इक्वेशन जो है वो निकल के आई। ठीक है, तो अगर मैं इसको सोल्व करती हूँ तो ये क्या आएगी, ct माइनस का, ठीक है, और ये माइनस बाहर है, अंदर भी माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस c नोट इज गोज टू kt, और इसको लिखूं ना लिखूं एक ही बात है, क्योंकि ये 0 हो जाएगा, 0 के इक्वल आ जाएगा। तो यहां से हमारा स्टूडेंट क्या निकल के आया, मैं ऐसे कह सकती हूँ ct, ठीक है, माइनस c नोट इज इक्वल टू, अगर मैं दोबारा से कॉमन ले लूं यहाँ पे, ठीक है, तो ct माइनस c नोट इज गोज टू, ये माइनस यहाँ चला जाएगा, माइनस ऑफ kt। तो यहाँ पर जो है हमारी ये वैल्यू निकली, अगर मैं इसकी निकालती हूँ वैल्यू ct की, तो ct की वैल्यू क्या निकल के आएगी, माइनस ऑफ kt प्लस ऑफ c नोट। तो यहाँ पर स्टूडेंट ये इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन मेरे पास निकल के आई है 0 ऑर्डर के लिए। तो देखो मैं यहाँ पर इसको पोज कर देती हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और मैंने वैसे साथ के साथ आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इनके लिंक डाल दिए हैं। ठीक है, तो अब आगे हम क्या करेंगे, आगे इसके लिए एक तो ग्राफ प्लॉट करेंगे, ठीक है, और दूसरा हम इसके लिए हाफ लाइफ ऑर्डर निकालेंगे। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो स्टूडेंट्स अब हम इसकी ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन करके देखेंगे। तो इंटीग्रेटेड जो इक्वेशन हमारी निकल के आई है 0 ऑर्डर के लिए, वो क्या निकल के आई है, ct इज इक्वल टू माइनस ऑफ kt प्लस c नोट। यहाँ c नोट क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन, और ct क्या है, फाइनल कंसंट्रेशन। अगर हम इसकी ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो ये इस लाइन की तरह है, y इज इक्वल टू mx प्लस c, इसके अकॉर्डिंग है। तो इसके अकॉर्डिंग जो y एक्सिस है, y एक्सिस के ऊपर क्या आया हुआ है, ct, x एक्सिस देखो y के ऊपर ct है, x के ऊपर क्या है, एक्स एक्सिस के ऊपर जो है हमारा वो है t, है ना, और जो हमारा c है यानी कि जो हमारा कांस्टेंट टर्म है वो है c नोट। ठीक है, अब जो ये t आया हुआ है इसके आगे ये जो कंसंट्रेशन टर्म के आगे जिसका कॉफिशिएंट है वो क्या है t, यानी कि जो स्लोप बनेगा हमारा m, वो बनेगा माइनस ऑफ k। अब देखो स्लोप माइनस का क्या मतलब है, स्लोप माइनस का मतलब है कि जो ग्राफ आएगा वो बिलो आएगा इस तरह से। ठीक है, तो देखो इसी के अकॉर्डिंग हम, मैथ वाले बच्चों को अच्छे से समझ आ रहा होगा, और जो बायो वाले बच्चे हैं वो थोड़ा सा दिमाग लगाओ, यहाँ पर कुछ भी नहीं है इसके अंदर, बस ये देखेंगे हम इस इक्वेशन को इसके साथ मैच करके देखेंगे इसका ग्राफ किस तरह से बनेगा, लाइक दिस। यहाँ पे टाइम ले लेते हैं और यहाँ पर ct ले लेते हैं। ठीक है, तो देखो इसका ग्राफ यहाँ पर अगर मैं t इज इक्वल टू 0 पॉइंट पुट करूं तो ग्राफ जो बनेगा ct इज इक्वल टू 0 पे यहाँ पे बनेगा। अब ये स्लोप माइनस है तो ये ग्राफ कुछ इस तरह से यहाँ पर हमें शो होगा। ठीक है, लेकिन अब ये पॉइंट क्या है ये हमें नहीं पता, ये हमें फाइंड आउट करना है। लेकिन ये स्लोप नेगेटिव है वो हमें पता है, क्योंकि स्लोप जो है आपका क्या है, वो माइनस का k है। ठीक है, अब ये जो पॉइंट है ये देखेंगे, इसके लिए ये कहाँ पे आई, ये लाइन कब आई, जब यहाँ पर c जो t आया था वो 0 आया था, यानी कि जो ct की वैल्यू थी वो 0 थी। तो मैं यहाँ पर अगर ct की वैल्यू 0 पुट कर देती हूँ, ठीक है, तो मुझे ये वाला पॉइंट मिल जाएगा, क्योंकि देखो c की कंसंट्रेशन की जो वैल्यू थी वो 0 थी यहाँ पर। तो 0 वाले केस में ct इज इक्वल टू 0 को पुट करूंगी तो यहाँ क्या हो जाएगा, 0 इज इक्वल टू माइनस kt
प्लस सी नोट, ठीक है। और ये क्या बन जाएगा, माइनस ऑफ के टी प्लस सी नोट। अगर ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस ऑफ के टी इज इक्वल टू सी नोट, और टी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, सी नोट बाय में के। तो ये वाला पॉइंट यहां पर आ गया कि टी यहां पर क्या है, टी यहां पर है सी नोट बाय में के, ठीक है। तो ये हमारा जो स्लोप है एक्स एक्सिस का, ये स्लोप की हमारी जो है वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो जो सी टी इज इक्वल टू माइनस ऑफ के टी प्लस सी नोट है, या मैं ऐसे कहूं कि के इज इक्वल टू 1 बाय टी, ठीक है, के इज इक्वल टू 1 बाय टी सी नोट माइनस सी टी है। इसको आप सोल्व करोगे तो आपको ये इक्वेशन जो है वो फाइंड आउट होगी, ठीक है। अब चलते हैं हाफ लाइफ ऑर्डर पे। हाफ लाइफ क्या होता है, ठीक है। हाफ लाइफ क्या होता है, हाफ लाइफ जीरो ऑर्डर के लिए रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इनिशियल कंसंट्रेशन में। तो जब रिएक्टेंट कांस्टेंट हाफ ऑफ कांस्टेंट टर्म के इक्वल आ जाता है तो उसको हाफ लाइफ कहते हैं, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन भी मैं दे दूंगी आपको साथ में, वहां से भी देख लेना। बस इसमें क्या है, जब टाइम जो है वो हाफ हो जाए, ठीक है, और जो कंसंट्रेशन है ना, कौन सी कंसंट्रेशन, इनिशियल कंसंट्रेशन भी हाफ हो जाए, ठीक है। तो इनिशियल कंसंट्रेशन क्या थी हमारी, सी नोट बाय 2, ठीक है। टाइम क्या है, हाफ। तो उस केस में क्या होगा, यदि t इज इक्वल टू 0 था तो कंसंट्रेशन, जो t की कंसंट्रेशन थी सी ऑफ टी, ठीक है, वो क्या थी, सी नोट। तो इस केस में क्या होगा, t इज इक्वल टू 1/2, ठीक है, हाफ हो जाएगा। सी टी क्या हो जाएगा, सी नोट बाय में 2, ये हाफ हो जाएगा, ठीक है। बस इसको आपने डायरेक्ट पुट करना है इसी वाली इक्वेशन में। तो देखो सी टी इज इक्वल टू माइनस ऑफ के टी प्लस सी नोट था, सी टी की जगह क्या आ जाएगा, सी नोट बाय 2, ठीक है, और माइनस ऑफ के टी की जगह क्या लिखेंगे, टी बाय 2 प्लस सी नोट, ठीक है। तो यहां पर हम कह सकते हैं के टी 1/2, ठीक है, यानी कि के टी हाफ इज इक्वल टू सी नोट, ये इधर गया प्लस हो गया, ये उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस सी नोट बाय 2। तो इसको यहां सोल्व करके लिख रही हूं मैं। तो ये क्या हो जाएगा, के टी हाफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 सी नोट माइनस सी नोट बाय में 2, है ना। तो यहां पे इसको जो सोल्व करेंगे हम, वो आएगा हमारा टी हाफ इज इक्वल टू 1 बाय के, ये के को उधर ले गई, और सी नोट माइनस 2 में से एक गया तो एक रह जाएगा, सी नोट बाय 2। या मैं ऐसे कहूं कि टी हाफ इज इक्वल टू सी नोट बाय 2 के। तो यहां पर ये हाफ लाइफ पीरियड की वैल्यू जो है वो निकल के आई, ठीक है। तो ये रेट ला था हमारा जीरो ऑर्डर के लिए। तो हमने देखा क्या कि यहाँ पर जो टी हाफ है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके हैं, सी नोट के, यानी कि फाइनल कंसंट्रेशन के इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ हाफ लाइफ की मैं डेफिनेशन लिख देती हूँ, नोट कर लो और इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। तो यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट ले लो। वैसे मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक डाल दिया है, पूरा जीरो ऑर्डर का और हाफ लाइफ का और इसका स्लोप का, यानी कि इसका इंटीग्रेटेड जो आपका ग्राफ है उसका, ठीक है। तो यहाँ पर इसके यूनिट भी लिख दिए हैं जो हम पहले ही निकाल चुके हैं। तो अगली वीडियो में हम फर्स्ट ऑर्डर का निकालेंगे, ठीक है। आपके सिलेबस में जीरो और फर्स्ट ऑर्डर का ही है, फर्स्ट ऑर्डर का भी सेम है, बस यहाँ पर जीरो पुट किया था, वहां पे फर्स्ट पुट करना है, ठीक है। तो अगली वीडियो में करेंगे नेक्स्ट टॉपिक। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। थैंक यू।